ब्लड रिलेशन आपके रीजनिंग सेक्शन का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली इस टॉपिक का यूज आपके पजल में भी होता है और अगर पजल में ब्लड रिलेशन का यूज करते हैं तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो बच्चे, आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ब्लड रिलेशन के वैसे क्वेश्चन जो आपके एसबीआई क्लर्क के एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। खास करके आज का जो सेशन मैंने लिया है, इसमें जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज पंकज और मैं स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन ब्लड रिलेशन का। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। कुछ चीजें आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहली चीज जो रहती है यहाँ पे, बेसिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ब्लड रिलेशन का, तो यहाँ पे दो चीजें बच्चे देखा जाता है। एक तो देखा जाएगा आपका जेंडर, एक चीज जो है जो आपको ध्यान में रखना होगा जेंडर, एंड दूसरी चीज जो आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे दैट विल बी जनरेशन गैप। तो जेंडर एंड जनरेशन गैप, ये दो चीजें हमें ध्यान रखना होता है। अगर मैं जेंडर की बात करूं तो यहाँ पे जेंडर में जो हम चीजें बात करेंगे, यहाँ पे हम किस चीज की बात करने वाले हैं, एक तो हम मेल की बात करने वाले हैं और एक हम फीमेल की बात करने वाले हैं। मेल और फीमेल दो जेंडर की बात की जाती है। और जनरेशन गैप की अगर बात करोगे तो जनरेशन गैप का मतलब क्या हुआ? जनरेशन गैप में जैसे आप अपने आप को एज्यूम कर लो, आपके सिबलिंग यानी कि आपके भाई बहन, आपके कजन, ये सब क्या होते हैं, सेम जनरेशन में आते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स की बात करेंगे, आपके मदर फादर की बात करेंगे, अपने अंकल की बात करेंगे, तो वो आपसे एक जनरेशन पीछे हो गए। तो आप में और आपके अंकल में, आपके पेरेंट में 1 जनरेशन का गैप हुआ। अगर मैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर लूं तो आप में और आपके ग्रैंड पेरेंट्स में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब आपके दादा, नाना, दादी, नानी, ये सब क्या है, आपके फादर के पेरेंट या आपके मदर के पेरेंट, तो उनके बीच में 2 जनरेशन का गैप होता है ना। तो इसको हम बोलते हैं जनरेशन गैप। तो बेसिकली जो ट्री हम सॉल्व करेंगे, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें जेंडर एंड जनरेशन गैप का यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या होता है कि हम यहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में खास करके हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं फैमिली ट्री। क्या ड्रॉ करेंगे? फैमिली ट्री। हम यहाँ पे ट्री बनाएंगे। ट्री क्या होता है? बेसिकली क्या होता है, फैमिली का एक ट्री होता है और ट्री ड्रॉ करेंगे और ट्री के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपको यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि फैमिली ट्री का मतलब क्या होता है, फैमिली ट्री किसको बोलते हैं। तो बेसिकली जब हम फैमिली ट्री बनाएंगे तो वहां पे कुछ चीजों को ध्यान में रखेंगे। क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है? तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशन आपको पता ही है, रिलेशन किसको बोलते हैं, आपके ब्रदर, फादर, सिस्टर, मदर, ये अलग अलग रिलेशंस होते हैं। तो रिलेशन को शो करने के लिए हम यहाँ पे जनरेशन गैप का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। जैसे अगर हमें सिबलिंग को शो करना है, सिबलिंग मींस चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, आपके सगे भाई बहन जो होते हैं आप उनको सिबलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन, ये अगर मैं एक सिंगल लाइन ड्रॉ करता हूं बच्चे और सिंगल लाइन से कनेक्टेड अगर मैं कुछ लिखता हूं तो ये हमेशा सिबलिंग को शो करेगा। किसको शो करेगा? सिबलिंग को। ध्यान से समझ लीजिए, ये थोड़ी सी चीजें हैं, ये समझ लेंगे तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे कनेक्टेड अगर मैंने कुछ रखा है तो ये सिबलिंग को शो करेगा। लेकिन उसके पहले जब आप फैमिली ट्री बनाएंगे तो मेल एंड फीमेल के लिए कुछ नोटेशंस यूज किए जाते हैं, कुछ सिंबल्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पे जनरली अलग अलग सिंबल्स होते हैं, कहीं पे प्लस यूज किया जाता है, कहीं पे माइनस यूज किया जाता है। मेल को शो करने के लिए कहीं पे बॉक्स बनाते हैं, फीमेल को शो करने के लिए सर्कल बनाते हैं, या कहीं पे प्लस से इंडिकेट करते हैं मेल को, कहीं पे माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं फीमेल को। बेसिकली मैं जो यहाँ पे ट्री बनाऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसमें हम जो सिंबल यूज करेंगे, मेल को हम शो करेंगे बॉक्स से। अगर हमने कोई बॉक्स बना दिया और उसके अंदर किसी का नेम लिख दिया, आप समझ जाइएगा वो मेल है। और अगर हमने सर्कल बना दिया और इसके अंदर अगर हमने किसी का नेम लिख दिया तो आप ये समझ जाना कि ये कौन है, फीमेल है। इतनी सी बात क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए। जैसे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और मैंने यहाँ पे लिखा ए और मैंने यहाँ पे बच्चे लिखा बी। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ए लिखा और बी लिखा। ए को मैंने सर्कल के अंदर लिखा, बी को मैंने बॉक्स के अंदर लिखा, यानी कि यहाँ पे ए फीमेल है और ये बी क्या है, मेल है। ठीक है, उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको बता दिया, जब भी एक सिंगल ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमेशा किसको शो करेगा? सिबलिंग को। सिबलिंग का मतलब सगे भाई बहन, आपके खुद के भाई बहन जो होते हैं उनको आप सिबलिंग बोलते हैं, मतलब चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, है ना।
तो यहाँ पे ए और बी क्या है, आपस में भाई बहन हो गए। क्यों? क्योंकि इस लाइन से इनको इंडिकेट किया गया है। अगर मैं पूछूं हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, ए का रिलेशन बी के साथ क्या है, तो आप बोलेंगे सिस्टर। यहीं पे अगर मैं बोलूं हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी का रिलेशन क्या है ए के साथ, तो आप बोलेंगे ब्रदर। क्लियर है? तो ये सिबलिंग को शो करता है। वैसे ही अगर आपको बच्चे हस्बैंड वाइफ को शो करना होगा, तो हस्बैंड वाइफ को शो करने के लिए हम ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे लाइन, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। पैरेलल लाइन के दोनों साइड पे, जैसे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे P लिखा और यहाँ पे Q लिखा, इसका मतलब P एंड Q जो है आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। हस्बैंड वाइफ को हम कपल भी बोल सकते हैं, इनको स्पाउस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पाउस या कपल। तो P एंड Q क्या हो गए? आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। लेकिन इसमें कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है, जब तक हम इनका जेंडर यहां पे मेंशन नहीं करेंगे तब तक ये चीज समझ में नहीं आएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे P को बॉक्स के अंदर डाल दिया, इसका मतलब P मेल है, और Q को अगर मैंने सर्कल के अंदर डाल दिया, इसका मतलब Q फीमेल है। अब ये जो लाइन है ये शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है? स्पाउस को। स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ, कपल। यानी कि यहाँ पे अब P मेल है, इसका मतलब P हस्बैंड हुआ, तो Q कौन है? Q वाइफ हो गई। Q वाइफ है, इसका मतलब P क्या है? हस्बैंड है। तो बच्चे यही एक रिलेशन होता है जिसमें एक का जेंडर पता है तो दूसरे का आप ऑटोमेटिकली बता सकते हैं। जैसे अगर कहीं पे आपको दिया गया है, यहाँ पे मान लीजिए आपको लिखा है S और यहाँ पे लिखा है T, और यहाँ पे T को सर्कल में किया गया और S के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि S का जेंडर नहीं पता है। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि अगर T फीमेल है, तो T अगर फीमेल है और ये आपस में कपल है, तो बेसिकली ये क्या होगा? S मेल ही होगा। अगर T फीमेल है तो S क्या होगा? मेल होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन जो है ये हस्बैंड वाइफ को शो करता है। तो अगर यहाँ पे ये वाइफ है, फीमेल है, वाइफ है, फीमेल है मतलब वाइफ है, तो S को क्या होना चाहिए? मेल ही होना चाहिए, है ना। चलिए, तो इसको, इस लाइन से कनेक्टेड को हम किसको शो करेंगे? हस्बैंड वाइफ को। आप इतनी सी बात समझ गए। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए कि अगर यहाँ पे जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम इस तरह के ट्री बनाएंगे, तो हमें पहले से ये चीज पता होना चाहिए कि किसको क्या बोला जाता है, इसलिए हम यहाँ पे ये चीज ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसी तरह से अगर मैं आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्टिकल लाइन में हमेशा ऊपर में आपको पेरेंट को रखना है। ऊपर में कौन होगा? पेरेंट होंगे, और नीचे में कौन होंगे? उनके चाइल्ड होंगे। अगर आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है बच्चे, तो वर्टिकल लाइन में ऊपर में पेरेंट होने वाले हैं और नीचे में कौन होगा? चाइल्ड होगा। जैसे अगर मैंने आपको यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया और मैंने यहाँ पे बोला ये P है और यहाँ पे Q है। अब P एंड Q है, तो क्या बोलेंगे आप? बोलेंगे यहाँ पे P बॉक्स के अंदर है यानी कि P मेल है, और Q जो है सर्कल के अंदर में है यानी कि Q फीमेल है। और ये लाइन है, ये लाइन जब भी होता है तो किसको शो करता है? ऊपर में पेरेंट को और नीचे को चाइल्ड में, नीचे में चाइल्ड को, यानी कि P पेरेंट है और Q चाइल्ड है। अब P मेल है, इसका मतलब P फादर हो गया Q का, और Q यहाँ पे फीमेल है यानी कि Q कौन है? Q यहाँ पे डॉटर है। किसकी डॉटर है? P की डॉटर है। ठीक है, मैं पूरे डिटेल में चीजें नहीं बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, उसके लिए इतना एटलीस्ट बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताया। तो मुझे लगता है ये बेसिक आप स्ट्रक्चर समझ गए कि किससे हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे, अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए किस तरीके का होगा। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है? स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। Q इज द सिस्टर ऑफ M। जो जो इंफॉर्मेशन दिया है आप उसके लिए क्या करते जाएंगे? ट्री ड्रॉ करते जाएंगे, ट्री बनाते जाएंगे। जैसे जैसे चीजें दी गई हैं उसके लिए ट्री बनाते चले जाइए। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है Q इज द सिस्टर ऑफ M, यानी कि Q सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? M की सिस्टर है। तो अभी जो स्ट्रक्चर बताया था उसके बेसिस पे आप ड्रॉ कर लीजिए। Q सिस्टर है M की, तो ब्रदर सिस्टर के लिए एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो Q सिस्टर है M की, Q सिस्टर है यानी कि Q फीमेल है, तो हमने सर्कल के अंदर में Q को रख दिया। और Q से किसकी सिस्टर है? M की सिस्टर है, तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया? M बना दिया। हिंदी में अगर पढ़ोगे तो Q M की बहन है। Q क्या है? M की बहन है। तो Q बहन है मतलब फीमेल है, तो सर्कल के अंदर में, और M की बहन है। अभी तक M का जेंडर हमें नहीं पता चला, ये ध्यान रखिएगा, है ना। Q के बारे में पता चला Q सिस्टर है, लेकिन M के बारे में हमें नहीं पता चला, इसलिए हम M को ना तो किसी सर्कल में रखेंगे और ना ही किसी बॉक्स में रखेंगे जब तक हमें उसका जेंडर पता नहीं चल जाता है कि वो मेल है कि फीमेल है। आगे अगर पढ़ोगे तो लिखा है P इज वाइफ ऑफ M। P वाइफ है, किसकी वाइफ है? M की वाइफ है।
बच्चे P वाइफ है, वाइफ हस्बैंड के लिए अभी मैंने ड्रॉ किया था पैरेलल लाइन। अब P वाइफ है M की, तो इनके बीच में ये वाला लाइन आ जाएगा। और P वाइफ है, जैसे ही P वाइफ हो गई यानी कि P सर्कल के अंदर, P वाइफ हो गई यानी कि P को सर्कल में रखोगे, और जैसे ही आपको पता चला P वाइफ है, इसका मतलब M क्या होगा, M हस्बैंड होगा यानी कि M मेल हो गया। तो P को देख करके अभी हमने किसका जेंडर पता कर लिया, यहाँ पे M का जेंडर पता कर लिया, क्योंकि हमें P का जेंडर पता था। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है आपको? आगे बढ़िए। P हैज ओनली वन सन R, P के पास ओनली वन सन, ध्यान रखिएगा जब भी ओनली आ जाए तो यहां पे ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। P हैज ओनली वन सन, यानी कि P के पास केवल एक ही सन है और उसका क्या नेम है, R है। तो P हैज ओनली वन सन R। तो अभी मैंने बताया था कि वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करते हैं तो ऊपर में पेरेंट और नीचे में चाइल्ड होते हैं। P के पास केवल एक सन R है, तो P ऊपर होगा और नीचे में कौन आ जाएगा, R हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया है P हैज ओनली वन सन, P का सन है ये R सन है, सन होगा मतलब मेल है, तो यहाँ पे बॉक्स में रख दिया। और ओनली सन है, इसलिए बच्चे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओनली लिख देंगे। क्यों ओनली लिख दिया, आपको समझा? इससे हमें समझ में आएगा कि P के पास एक ही सन है R, समझे? तो इसलिए ओनली अगर हो ना तो वहां पे आपको ये चीज इंडिकेट कर देना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर है इतने से बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। S इज मदर ऑफ P, S मदर है, किसकी मदर है, P की मदर है। S जो है मदर है P की, बच्चे P यहां पे है और S इसकी मदर है, S इसकी मदर है, किसकी, P की। तो यहां से फिर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिएगा, तो S मदर हो गई, किसकी मदर हो गई, P की मदर हो गई। आगे बढ़िए। S इज मैरिड टू T, S की शादी हुई है T से, S की शादी किससे हुई है, T से हुई है। यहां पे S है और S की शादी T से हुई है बच्चे, तो शादी हुई है मतलब कपल है, फिर से ये वाला लाइन आएगा पैरेलल लाइन, और S की शादी T से हुई है। अब बताओ S फीमेल है और S की शादी T से हुई है, इसका मतलब T क्या होगा, मेल होगा। तो मैंने T को क्या किया, बॉक्स के अंदर में मैंने यहां पे डाल दिया। क्लियर है यहां तक बात? चलिए आगे देखिए। T हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर, T हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर। अब ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्या है आपस में, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है, और इनका बच्चा कौन है, यहाँ पे P है। और क्वेश्चन में दिया है कि T हैज ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर, यानी कि ये जो है P जो है S की डॉटर, अगर S की डॉटर है तो T की भी तो डॉटर है, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है। और ओनली डॉटर है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ओनली। ओनली डॉटर का मतलब कि डॉटर एक ही है, अब एक से ज्यादा डॉटर इसके पास नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे मेंशन किया है कि ओनली डॉटर भी और ओनली सन भी है, तो T के पास ओनली सन भी है। तो मैं एक और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूं, और ओनली सन मतलब एक बॉक्स बना दिया और यहां पे भी मैंने ओनली लिख दिया। इससे हमें समझ में आया कि इनके पास ओनली डॉटर भी और ओनली सन भी है, मतलब इनके पास एक सन और एक डॉटर है। अब इनके पास एक सन एक डॉटर के अलावा कोई भी बच्चा, तीसरा कोई भी बच्चा इनके पास नहीं है। तो जब भी ओनली आ जाए बच्चे, आपको सावधान हो जाना है, सही तरीके से चीजें आपको वहां पे ड्रॉ करना है, अदरवाइज गलत होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये सेशन आप देख रहे हो तो एक बार अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, है ना। चलिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। ठीक है, चलिए बच्चे, तो ये हमारा यहाँ पे ट्री हो चुका है, ये हमने ट्री ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर देना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ P इज सिस्टर ऑफ J, P इज सिस्टर ऑफ J, हाउ इज J रिलेटेड टू M। अगर P सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, J की सिस्टर है। अगर P सिस्टर है J की, तो आपसे पूछा जा रहा है J कैसे रिलेटेड है M से। अगर P सिस्टर है J की, तो बच्चे मुझे ये बता दीजिए, यहाँ पे P और ये दोनों इसके बच्चे थे और P सिस्टर है J की, तो कंफर्म ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है यही J हो जाएगा, ये J हो जाएगा, तभी तो P सिस्टर हो जाएंगी J की। आप बोलेंगे बिल्कुल सही। तो अगर P सिस्टर है J की, तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ इज J रिलेटेड टू M, तो J कैसे रिलेटेड होगा M से। तो ध्यान देखिए दीजिए यहाँ पे, J कैसे रिलेटेड है M, तो आप बताइए J कौन हो जाएगा, J कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे J है कौन, M के वाइफ का ये क्या है, ब्रदर है, M के वाइफ का ये ब्रदर है, तो J कौन हो जाएगा, M का। J का रिलेशन क्या होगा M के साथ, तो ये हो जाएगा ब्रदर इन लॉ, किसका, M का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ब्रदर इन लॉ, यानी कि J जो होगा वो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, किसके लिए, M के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको मैं पहले इधर ले लेता हूं ताकि आप समझ पाएंगे।
देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन हाउ इज m रिलेटेड टू s। m कैसे रिलेटेड है किसके साथ? s के साथ। बच्चे m का रिलेशन क्या होगा s के साथ, ये पूछा जा रहा है। हाउ इज m रिलेटेड टू s, m कैसे रिलेटेड है s के साथ? m का रिलेशन पूछा जा रहा है s के साथ। तो मुझे बताइए m यहां पे है, s यहां पे है, आप क्या देख रहे हो? m कौन है? s की डॉटर का हस्बैंड है, s की डॉटर का हस्बैंड m है, तो m का रिलेशन s के साथ क्या होगा? m जो हो जाएगा सन इन लॉ हो जाएगा, m जो हो जाएगा दामाद हो जाएगा इसका, तो हमारा आंसर होगा सन इन लॉ। m क्या है? सन इन लॉ है, किसका? s का। तो यही हो गया इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है इसका, देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है? एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन हाउ इज आर रिलेटेड टू क्यू। आपसे पूछा जा रहा है आर कैसे रिलेटेड है किससे? क्यू से। आर का रिलेशन क्या होगा किसके साथ? क्यू के साथ। तो बच्चे आर यहां पे है, क्यू यहां पे है, आर का रिलेशन क्या होगा क्यू के साथ? अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आर कौन है? आप बोलेंगे कि क्यू के भाई का बेटा है। आर कौन है? क्यू के भाई का बेटा है। तो आर कौन हुआ? आर हो गया इसका भतीजा, या इंग्लिश में आप इसको बोलिएगा नेफ्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेफ्यू हो जाएगा। तो हाउ इज आर रिलेटेड टू क्यू? नेफ्यू। आपको इतनी सी बात समझ में आ गई? आगे बढ़े हम। चलिए बच्चे, तो ये एक क्वेश्चन था। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये 2 जनरेशन में था, आप देख सकते हैं। नहीं, यहाँ पे तो ये 3 जनरेशन भी आपका हो गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखिए ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2023 के प्रीलिम्स में आया हुआ था। देखिए क्या है यहाँ पे, There are 8 persons in a 3 generations family. There are 8 persons. कितने परसेंट की बात हो रही है? 8% की बात हो रही है। जो लोग हिंदी मीडियम वाले होंगे, क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं तो मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। There are 8 persons, 8 लोगों की बात हो रही है in a 3 generations family। और कितने जनरेशन की बात की गई है? 3 जनरेशन की बात की गई है। 3 जनरेशन अगर मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? 3 जनरेशन, जैसे अगर मैं बात करूं तो मेरे पेरेंट्स, मतलब मैं एक जनरेशन, इसके ऊपर मेरे पेरेंट्स दूसरे जनरेशन, उसके ऊपर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तीसरे जनरेशन। तो ये क्या हो गया? ये 3 जनरेशन की बात हो गई, है ना। तो ऐसे 3 जनरेशन की बात की जा रही है। जे इज फादर ऑफ बी एंड ग्रैंड फादर ऑफ एच। यहां पे क्या बोला गया है? जे फादर है, किसका फादर है? बी का फादर है। और ग्रैंड फादर है, किसका ग्रैंड फादर है? एच का ग्रैंड फादर है। तो बच्चे ये जो कंडीशन है, सबसे पहले 3 जनरेशन है, ये ध्यान में रखना है। अब उसके बाद जो जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उसका हम क्या करते जाएंगे? ट्री बनाते चले जाएंगे। चलिए ट्री बना लीजिए। जे फादर है किसका? बी का। तो जे फादर है बी का, तो कैसे ड्रॉ करिएगा? ये हो गया जे फादर है, यानी कि जे मेल है, और किसका फादर है? जे फादर है बी का। तो मैंने ऐसे यहाँ पे बी लिख दिया। तो यहाँ पे जे क्या हो गया? फादर हो गया। किसका फादर हो गया? बी का। एंड ग्रैंड फादर ऑफ एच। यहां पे एंड मतलब किसकी बात की जा रही है? जे की ही बात की जा रही है। जे फादर है बी का, एंड मतलब जे ग्रैंड फादर है एच का। और जो जे जो है बच्चे ग्रैंड फादर हो गया, किसका ग्रैंड फादर हो गया? एच का ग्रैंड फादर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे सबसे पहले जो सबसे बेस्ट जो पॉसिबिलिटी होंगी, जो होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, पहले हम उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये पजल टाइप के जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती हैं, बट सबसे पहले हम यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी लेकर के चलने वाले हैं। जो सबसे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, उसको रख के देखिए पहले, ठीक है। तो उसने बोला था जे फादर होगा बी का एंड ग्रैंड फादर होगा एच का। तो जे ग्रैंड फादर होगा एच का, तो मैं क्या करता हूं? एच को नीचे में मान लेता हूं। तो आपने देखा जे फादर हो गया बी का एंड ग्रैंड फादर हो गया एच का। तो आप देख सकते हैं जी फादर है बी का और जे ग्रैंड फादर हो गया एच का। कैसे? क्योंकि ये एच का पेरेंट है बी और बी के फादर है जे। तो जे फादर है बी का, लेकिन जे क्या हो गया? ग्रैंड फादर हो गया किसका? एच का। आगे देखिए, जी इज द फादर इन लॉ ऑफ एच पेरेंट। जी जो है फादर इन लॉ है, किसका फादर इन लॉ है बच्चे? एच के पेरेंट का। एच के पेरेंट का फादर इन लॉ है जी। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग होते हैं। तो यहाँ पे जी जो है, जी इज फादर इन लॉ। जी क्या है आपका? फादर इन लॉ है, किसका? एच के पेरेंट का।
तो आप बताओ H यहाँ पे और H के पेरेंट, अब H के ये तो कोई ना कोई होगा, H का पेरेंट है, लेकिन हमें इनका जेंडर नहीं पता है कि ये मेल है कि फीमेल है। तो H के पेरेंट बोलने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस तरह से होंगे, B यहाँ पे है तो इसके अब अगर ये अभी अब मुझे नहीं पता है मेल है कि फीमेल है, तो इस साइड जो भी रिलेशन होगा तो यहाँ पे लिखा है कि G फादर इन लॉ है H के पेरेंट का, इसका मतलब ये कंफर्म है कि G को आप इधर ही रखोगे, G फादर हो गया H के पेरेंट का, G इज फादर इन लॉ। अब यहाँ पे J है तो इस साइड का ही रिलेशन G होगा ना, और ये फादर इन लॉ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। तो H के ये पेरेंट हो गए हैं, और H के अगर ये पेरेंट है तो इस पेरेंट के लिए G क्या हो गया, फादर इन लॉ हो गया, है ना। आगे बढ़िए, G इज फादर इन लॉ ऑफ H पेरेंट, K इज, आगे अगर देखेंगे तो लिखा है K इज सिस्टर इन लॉ ऑफ G चाइल्ड। K क्या है, सिस्टर इन लॉ है, किसका सिस्टर इन लॉ है, G के चाइल्ड का। तो बच्चे G यहाँ पे है, G यहाँ पे, और G के चाइल्ड का, तो G के चाइल्ड, तो G का चाइल्ड, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, G का चाइल्ड ये होगा, G का चाइल्ड कौन होगा, ये होगा, यहाँ पे होगा, लेकिन हमें नहीं पता है इसके चाइल्ड के बारे में कि इसका चाइल्ड जो है मेल है कि फीमेल है, हमें इसके बारे में नहीं पता। और उसके बाद कौन है अभी फिलहाल हमें ये भी नहीं पता, लेकिन इसने दिया हुआ था कि K जो है, K इज सिस्टर इन लॉ ऑफ G चाइल्ड, K जो है सिस्टर इन लॉ है G के चाइल्ड का। तो आप मुझे बताओ, एक चीज ध्यान से समझना, एक चीज ध्यान से क्या समझना, आप ये समझना, मैंने पहले ही बताया कि हमें मिनिमम पॉसिबिलिटी लेकर के चलना है। तो अगर मैं एक पॉसिबिलिटी ऐसा लेकर के चलूं, जरूरी नहीं है कि जो मैं अभी लेकर के चलूंगा ये सही ही हो जाएगा, नहीं होगा तो हम आगे करेक्शन करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं ये लेकर के चलता हूं कि K इज सिस्टर इन लॉ ऑफ G के चाइल्ड, G के चाइल्ड का सिस्टर इन लॉ K है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ पे K ले लेता हूं और K को मैं फीमेल मान लेता हूं। अगर मैंने K को फीमेल मान लिया तो देखो G का ये चाइल्ड यहाँ पे आएगा, उसकी शादी इससे हुई और उसकी सिस्टर ये है, तो K सिस्टर इन लॉ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे G के चाइल्ड का, आप बोलेंगे हो जाएंगे, है ना। अभी मैंने मिनिमम पॉसिबिलिटी लिया, अगर आगे ऐसा कुछ होता है कि ये कंडीशन नहीं बैठेगा तो मैं वहां पे इसको चेंज कर दूंगा, समझ पाए आप। चलिए आगे देखते हैं। K हैज अ ब्रदर हु हैज नो चाइल्ड, K हैज अ ब्रदर, उसने बोला K हैज अ ब्रदर हु हैज नो चाइल्ड, K के पास एक ब्रदर है जिसके पास कोई चाइल्ड नहीं है, K के पास एक ब्रदर है जिसके पास कोई चाइल्ड नहीं है। तो बच्चे K यहाँ पे और K का ब्रदर है, तो ब्रदर को इस लाइन से इंडिकेट करते हो, तो K के पास एक ब्रदर है, तो K को मैंने ऐसे कर दिया, K के पास एक ब्रदर है और इसके पास कोई चाइल्ड नहीं है। इसका मतलब, अब ध्यान दीजिएगा, आप बोलेंगे कि सर आपने इसको ब्रदर क्यों नहीं माना, ये भी तो K का ब्रदर है, K का सिबलिंग है। क्वेश्चन में दिया है K के पास एक ब्रदर है लेकिन उसके पास कोई चाइल्ड नहीं है, K हैज अ ब्रदर, K हैज अ ब्रदर, K के पास एक ब्रदर है लेकिन उसके पास कोई चाइल्ड नहीं है। इसका मतलब ये B क्या हो जाएगा, B सिस्टर होंगी क्योंकि इसके पास तो चाइल्ड है, तो यही K का एक ब्रदर होगा जिसके पास कोई चाइल्ड नहीं होगा, इसके पास कोई चाइल्ड नहीं, मतलब नीचे हमें आना ही नहीं है, नीचे हमें नहीं आना है, इसके पास कोई चाइल्ड नहीं, मैंने क्रॉस कर दिया, नीचे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि K के पास, K का जो ब्रदर है उसके पास कोई भी चाइल्ड नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये B फीमेल है तो B की शादी हुई है, मतलब यहाँ पे जो रहेगा वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चे मेल, ये क्या हो गया, मेल हो गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। F इज सन इन लॉ ऑफ C's फादर, F क्या है यहाँ पे, सन इन लॉ है, किसका सन इन लॉ है, C के फादर का। F जो है सन इन लॉ है किसका, C के फादर का। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान क्या देना है, सन इन लॉ, आप यहाँ पे थोड़ा सेट भी करते जाओ, ये चाहो तो इस कंडीशन को थोड़ा लिख लो, क्या लिख लो, F सन इन लॉ है C के फादर का। आप जब भी पजल वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है उसको हम क्या करेंगे, शॉर्ट में लिखते जाएंगे। यहाँ पे इस वाली बात को मैं लिख लेता हूं, F है सन इन लॉ, देखो इसको मैंने शॉर्ट में SIL लिख दिया, सन इन लॉ। F सन इन लॉ है किसका, C के फादर का, F सन इन लॉ है किसका, C's फादर, C's फादर, मैंने यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में लिख दिया। अब हम आगे जाकर के इसको फिट कर लेंगे कि यहाँ पे भी ये जाने वाला होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखा जाए तो लिखा है B इज सिस्टर ऑफ C, B सिस्टर है, किसका सिस्टर है, B सिस्टर है C का। तो अब आप ये बताओ, B सिस्टर है C का, B यहाँ पे है, तो कंफर्म यही C हो सकता है कि नहीं, आप बोलेंगे हाँ यही हो जाएगा। अब अगर जैसे ही आपने यहाँ पे C को माना, अब आप देखो एक चीज, अगर ये C है तो क्वेश्चन में दिया था कि C के फादर का, मतलब F जो है सिस्टर इन लॉ है C के फादर का, F जो है सिस्टर, सॉरी F क्या है, F इज सन इन लॉ, सॉरी सन इन लॉ है, F क्या है, सन इन लॉ,
क्या है, सन इन लॉ, सिस्टर इन लॉ नहीं, सन इन लॉ। एफ क्या है, सन इन लॉ है किसके, सी के फादर का। तो सी यहाँ पे सी के फादर ये है और एफ इसका सन इन लॉ है, यानी कि हम इसको एफ बना सकते हैं बच्चे। ये कौन हो गया आपका, एफ हो गया। तो एफ सन इन लॉ हो गया, यहाँ पे एफ क्या हो गया, सन इन लॉ हो गया, है ना। चलिए ये वाला कंडीशन हमने यूज कर लिया, तो इस चीज को हटा दीजिए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बी इज सिस्टर ऑफ सी। बी सिस्टर है किसके, सी की, ये वाला भी कंडीशन हो गया। आगे लिखा है पी इज चाइल्ड ऑफ एफ सिस्टर इन लॉ। पी चाइल्ड है, किसका चाइल्ड है, एफ के सिस्टर इन लॉ का। एफ के सिस्टर इन लॉ का चाइल्ड कौन है, पी है। अब देखो एफ यहां पे है, एफ के सिस्टर इन लॉ की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर लेते हो तो ये हो जाएगा, एफ का सिस्टर इन लॉ ये है और इसका चाइल्ड कौन है, यहाँ पे पी है। पी जो है चाइल्ड है, पी इज द चाइल्ड ऑफ एफ सिस्टर इन लॉ, तो यहाँ पे पी आ गया और ये क्या हो गया, एफ के सिस्टर इन लॉ का ये चाइल्ड हो गया। तो बच्चे यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा एक ट्री बन गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों की बात की गई थी, 3 जनरेशन की बात की गई थी, तो यहाँ पे 3 जनरेशन भी आ गए और जो जो कंडीशन आपको दिया हुआ था ये सारे के सारे कंडीशन बैठ गए। इसका मतलब हम जो सोच रहे थे और जो हम ड्रॉ कर रहे थे यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सारे के सारे कंडीशंस यहाँ पे बैठ चुके हैं। तो ये हमारा राइट ट्री है। अब इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन होगा उसका आप आंसर दे सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज अंकल ऑफ पी, इसने बोला है पी का अंकल कौन होगा, तो बच्चे पी यहाँ पे है, पी का अंकल कौन होगा, तो यहाँ पे सी है। पी का अंकल कौन होगा, देखो ये पी की मदर है और इसका ये भाई है, तो पी का अंकल कौन हो गया, दिए गए ऑप्शन में सी, करेक्ट आंसर इज सी। इसी तरह से देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू सी। एफ का रिलेशन क्या होगा, किसके साथ, सी के साथ। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू सी, विथ रिस्पेक्ट टू सी एफ का रिलेशन सी के साथ क्या होगा बच्चे, तो ध्यान से देखिएगा। एफ का रिलेशन सी के साथ क्या होगा, तो एफ कौन है, सी के सिस्टर का हस्बैंड है, सी के सिस्टर का हस्बैंड है एफ, यानी कि एफ का रिलेशन क्या हो गया, एफ जो होगा व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ, एफ जो हो गया ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, यानी कि एफ कौन है, जीजा जी है, किसका, सी का। आपसे एफ के बारे में ही पूछा गया था कि एफ का रिलेशन बताओ सी के रेस्पेक्ट में, तो एफ कौन है, सी का, तो एफ जीजा जी है, यानी कि कौन है, जीजा जी मतलब क्या, ब्रदर इन लॉ, सी के सिस्टर का हस्बैंड यानी कि ब्रदर इन लॉ। समझ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है हाउ इज टी रिलेटेड टू ई। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, सॉरी वही है ना, हाँ 3, अच्छा 1 से 3 ही क्वेश्चन थे यहाँ पे। चलिए अब ये हमारा है अगला क्वेश्चन है 4 to 6, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। चलिए बच्चे तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पे 4 to 6 में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, अब जितने भी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे बच्चे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पे, अ फैमिली हैज 3 जनरेशंस। यहाँ पे भी जो बात की गई है, किस चीज की बात की गई है, 3 जनरेशन की बात की गई है। एक फैमिली है जिसके पास 3 जनरेशंस हैं। एफ इज सन इन लॉ ऑफ डी, एफ की बात हो रही है, एफ सन इन लॉ है, किसका सन इन लॉ है, डी का। तो जैसे समझ में आया वैसे ट्री बनाते चले जाएंगे। इसने बोला है एफ इज सन इन लॉ ऑफ डी, तो एफ सन इन लॉ है, किसका सन इन लॉ है, डी का, डी का सन इन लॉ है एफ, एफ जो है सन इन लॉ है, ठीक है। चलिए तो ये एफ है और एफ क्या है, सन इन लॉ है, किसका सन इन लॉ है, डी का। इसका मतलब एफ के वाइफ की बात होंगी और यहाँ पे ये डी है, यानी कि एफ के वाइफ के पेरेंट होंगे डी, तभी तो एफ सन इन लॉ बनेगा डी का। सन इन लॉ मतलब दामाद, एफ दामाद है, किसका दामाद है, डी का। इसका मतलब डी कौन होगा, एफ के वाइफ के पेरेंट है। हमें अभी तक डी का जेंडर नहीं पता, इसलिए मैंने ऐसे बोला। अब ये कौन है अभी नहीं पता, आगे कहीं समझ में आए। अब देखो आगे लिखा है हु हैज ओनली 1 सिबलिंग। हु मतलब किसकी बात हो रही है, डी की बात हो रही है। हु किसके लिए यूज किया जा रहा है, डी के लिए यूज किया जा रहा है। हु हैज ओनली 1 सिबलिंग, यानी कि डी के पास केवल एक ही सिबलिंग है, एक ही सिबलिंग है, मतलब डी के पास एक ही भाई या बहन एक ही है, मतलब उसका सिबलिंग अब भाई है कि बहन है ये नहीं पता, लेकिन डी के पास एक ही कोई होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे बना दीजिए और यहाँ पे मैं ओनली लिख देता हूं,
और ऐसे एरो बना देता हूं। इससे क्या समझ में आएगा कि डी के आगे कोई एक ही रखना है, ओनली मतलब इसके आगे कोई एक ही होगा, मेल या फीमेल जो भी हो, लेकिन कोई एक ही होगा, इसलिए मैंने वहां पे ओनली बना करके इंडिकेट कर दिया। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देखिए, हैज ओनली वन सिबलिंग। आगे लिखा है H इज ब्रदर इन लॉ ऑफ T, H ब्रदर इन लॉ है किसका, T, एंड स्पाउस ऑफ D। H क्या है, ब्रदर इन लॉ, किसका ब्रदर इन लॉ है, आप बोलेंगे H ब्रदर इन लॉ है T का, एंड H जो है स्पाउस है, देखो H स्पाउस है, H ब्रदर इन लॉ है T का, एंड स्पाउस किसका है, D का, स्पाउस किसका है, D का, यानी कि यहाँ पे D तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो H स्पाउस है D का, तो यहाँ पे H आ जाएगा। और क्वेश्चन में दिया था H ब्रदर इन लॉ है, इसका मतलब H का जो जेंडर हुआ H ब्रदर इन लॉ है, मींस H क्या हुआ बच्चे, H मेल हो गया। तो हमने क्या बोला कि अगर H मेल है इसका मतलब D कौन है, यहाँ पे फीमेल है। अगर H ब्रदर इन लॉ है किसका, T का, है ना, H ब्रदर इन लॉ है किसका, T का, तो बच्चे हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, और H ब्रदर इन लॉ है T का, तो मैं यहाँ पे T को रख सकता हूं। H ब्रदर इन लॉ हो गया क्या T का, आप बोलेंगे बिल्कुल हो गया। H ब्रदर इन लॉ हो गया किसका, T का, एंड H जो है स्पाउस हो गया किसका, D का। आगे देखिए, H हैज नो सिबलिंग्स, उसने बोला H के पास कोई भी सिबलिंग नहीं है, यानी कि H के इधर भी अब नहीं आ सकते हो, इसलिए क्रॉस कर दिया, H के इधर जाना ही नहीं है क्योंकि H का कोई सिबलिंग होगा ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने बोला है S इज नीस ऑफ E हु इज ब्रदर ऑफ G। हु मतलब कौन, E की बात हो रही, E कौन है, ब्रदर है, किसका ब्रदर है, G का ब्रदर है। अच्छा, S इज नीस ऑफ E। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे S कौन है, नीस है, किसकी नीस है, E की नीस है। ठीक है, चलिए, और E के बारे में दिया गया है कि E जो है ब्रदर है, किसका ब्रदर है, G का ब्रदर है। E जो ब्रदर है G का, E इज ब्रदर ऑफ G, और G इज डॉटर ऑफ T's सिबलिंग। अब आगे देखो क्या लिखा है, G इज डॉटर ऑफ T's सिबलिंग। G कौन है, डॉटर है, किसकी डॉटर है, T's सिबलिंग। T के सिबलिंग की डॉटर कौन है यहाँ पे बच्चे, G है, तो T यहाँ पे है, T का सिबलिंग ये है, और T के सिबलिंग की डॉटर कौन है, G। इसका मतलब बच्चे यहाँ पे हमने किसको रख दिया, यहाँ पे हमने G को रख दिया। G इज डॉटर ऑफ T सिबलिंग, T यहाँ पे है, T के सिबलिंग की डॉटर कौन है, यहाँ पे G है। यहां तक आप बात समझ पाए। अब चलिए बीच में जो मैंने छोड़ा था ये वाला, इसको रख लेते हैं। S इज नीस ऑफ E हु इज ब्रदर ऑफ G। हु मतलब कौन, E कौन है, ब्रदर है, किसका ब्रदर है, G का, तो G यहाँ पे है और E इसका ब्रदर है, तो हमने E को यहाँ पे रख लिया, है ना। E इज ब्रदर ऑफ G। अच्छा, और E क्या है, ब्रदर है, तो E क्या हो गया, मेल हो गया बच्चे, तो यहाँ पे हमने E को ऐसे रख दिया। और S इज नीस ऑफ E, S नीस है E की। अब बताइए, अगर S नीस है E की और E यहाँ पे है और ये इसकी सिस्टर है, इसका मतलब S जो है इसी की बेटी हो जाएंगी। S कौन हो गई, S नीस हो गई आपकी E की। तो ये आपका यहाँ पे क्या बन गया, ये आपका एक फैमिली ट्री बन गया। अब यहाँ से देख करके आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, है ना। मुझे लग रहा है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जो भी है आप अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, है ना। इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे पता है अगर आपको दिक्कत हो रही होंगी इस वीडियो में तो आप बेसिक से चीजें नहीं पढ़े हैं। चूंकि मैं चीजें क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, मैं पूरे डिटेल में पूरे जीरो लेवल से अभी मैं नहीं सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, इसलिए मैं मेन चीजें जितनी आपको जाननी चाहिए ट्री में जो रिक्वायर्ड है उतना मैंने बताया है ना। मैं पूरे जीरो लेवल से आपको यहाँ पे नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना था, इसलिए क्वेश्चन में जितनी चीजें जरूरत थी वो चीजें मैंने आपको बता दी। जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते होंगे उनको दिक्कत हो रही होंगी, मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप इसको एज ए प्रैक्टिस की तरह देखिए, जहां पे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आप इसको सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन मैंने लिया है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो अगर आप चाहें तो एक बार पढ़ के आप इसको कंफर्म कर लीजिए, कोई दिक्कत अगर नहीं होगी तो। देखो, अब फैमिली है 3 जनरेशन, आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, 3 जनरेशन की बात हो रही है। F इज सन इन लॉ ऑफ D, देखो यहाँ पे F क्या है, सन इन लॉ है D का, बिल्कुल सही है। D हैज ओनली वन सिबलिंग, D के पास केवल एक ही सिबलिंग है। H इज ब्रदर इन लॉ ऑफ T, H ब्रदर इन लॉ हो गया, किसका ब्रदर इन लॉ हो गया, T का ब्रदर हो गया। एंड H जो है स्पाउस है किसका, D का, H स्पाउस है D का, ठीक है, ये भी सही है। H हैज नो सिबलिंग, H के पास भी कोई सिबलिंग नहीं है। S इज नीस ऑफ E, S नीस हो गई, किसकी नीस हो गई, E की।
ई मतलब हु मतलब ई इज ब्रदर ऑफ जी, ई ब्रदर है किसका, जी का, जी इज डॉटर ऑफ टी सिबलिंग, जी डॉटर है किसके, टी के सिबलिंग। यहां तक क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाउ टी रिलेटेड टू ई, आपसे पूछा जा रहा है बच्चे टी कैसे रिलेटेड है किससे, ई से। टी कैसे रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा, टी कैसे रिलेटेड है ई से, इसका मतलब टी का रिलेशन क्या होगा किसके साथ, ई के साथ। टी का रिलेशन क्या होगा ई के साथ, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो टी का रिलेशन क्या होगा ई के साथ, आप बताइए। टी का जेंडर मुझे पता है क्या कि टी मेल है कि फीमेल है, आप बोलेंगे सर नहीं टी का तो जेंडर नहीं पता है। जब हमें टी का जेंडर नहीं पता है तो हम कैसे बता सकते हैं, देखो अगर टी मेल होता, अगर टी मेल होता तो हम क्या बोलते हैं यहां पे, अगर टी मेल होता तो हम यहां पे बोलते कि ये जो है देखो ये दोनों ये दोनों आपस में सिबलिंग है और ये इसकी मम्मी है। ये कौन है, इसकी मम्मी है, इसकी मदर है, और ये मदर का सिबलिंग है, लेकिन ये मेल है कि फीमेल है नहीं पता है। अगर ये मेल होता तो ये अंकल होता, और अगर ये फीमेल होता तो ये आंट है। अगर ये मेल है तो अंकल है, और अगर ये फीमेल है तो आंट है। तो हमें नहीं पता इसका जेंडर, तो ये अंकल आंट दोनों हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ना तो अंकल ना ही आंट, अलग अलग ऑप्शन दिए, आंट यहाँ अंकल यहाँ, इसलिए अंकल और आंट, अगर आइदर अंकल और आंट दिया होता तो ये आंसर होता, लेकिन ऐसा नहीं दिया, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर यहीं पे एक ऑप्शन मान लो ऐसा रहता, आइदर बी और सी, आइदर बी और सी, बच्चे इस तरह से अगर एक ऑप्शन दिया रहता तो हम इसी को मार्क करते, क्योंकि अंकल और आंट ही हो सकता था, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं था, अंकल आंट अलग अलग ऑप्शन में दिए गए थे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में इस ऑप्शन के बेसिस पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। समझ पाए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डॉटर ऑफ एफ, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डॉटर ऑफ एफ, आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन जो है डॉटर है, किसकी डॉटर है, एफ की डॉटर है। चलिए देखिए तो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डॉटर ऑफ एफ, एफ की डॉटर कौन है, यहाँ पे एस है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा बच्चे, एस। राइट आंसर इज एस। बात समझ पाए क्या, मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हाउ इज एच रिलेटेड टू जी, हाउ इज एच रिलेटेड टू जी, एच का रिलेशन क्या है किसके साथ, जी के साथ। एच कैसे रिलेटेड है जी से, हमेशा बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है, उल्टा कर देता है वो, है ना, कभी इसका रिलेशन उसके साथ, उसका रिलेशन इसके साथ, ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज एच रिलेटेड टू जी, एच का रिलेशन क्या है जी के साथ, एच का क्या रिलेशन होगा जी के साथ, तो एच क्या है, फादर है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फादर। एच का रिलेशन क्या था, फादर था। बात समझ पाए, आगे बढ़े। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन है 7 to 8, मुझे लगता है यही था, हाँ 4 to 6 था। चलिए 7 to 8 देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, तो जो बच्चे हिंदी वाले होंगे यहाँ पे देख लीजिएगा, हालांकि मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं तो मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजों को। 7 persons of 3 generations are living in a family, 7 persons मतलब एक परिवार में 3 पीढ़ियों के 7 सदस्य रह रहे हैं, मतलब 7 persons of 3 generation, 3 generations मतलब 3 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 3 generations are living in a family, यहां तक क्लियर है, एक परिवार में 3 पीढ़ी के 7 सदस्य रह रहे हैं। There are 3 married couple in the family, बच्चे अब यहां पे क्वेश्चन में बोल दिया कि ये जो 7 सदस्य हैं, 7 मेंबर्स हैं फैमिली में, इसमें 3 कपल हैं। कपल कितने हैं, 3 कपल है। कपल का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ 3 जोड़ी है, एक हस्बैंड वाइफ, फिर दूसरे हस्बैंड वाइफ, फिर तीसरे हस्बैंड वाइफ, ऐसे 3 कपल हैं, ठीक है। यानी कि 3 कपल मतलब 3 इस तरीके से होंगे, ऐसे कितने होने वाले हैं, इस तरह के 3 होने वाले हैं। ये जस्ट मैं ऐसे ड्रॉ किया समझने के लिए, ठीक है। अच्छा आगे बढ़िए। देयर आर 3 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, H इज मैरिड टू F। अब जैसे ही हमने यहां पे देखा हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे। H इज मैरिड टू F, तो H की शादी किसके साथ हुई है, F के साथ हुई है।
H इज मैरिड टू F, H की शादी हुई है F से, H की शादी हुई है F से, तो हमने ऐसे बना दिया। अभी हमें दोनों में से किसी का जेंडर नहीं पता है, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, H इज मैरिड टू F। और जैसे ही आगे पढ़ोगे लिखा है हु इज डॉटर इन लॉ ऑफ G, हु मतलब किसकी बात हो रही है, F की बात हो रही है। F डॉटर इन लॉ है, किसकी डॉटर इन लॉ है, G की। जैसे ही हमें समझा F डॉटर इन लॉ है, यानी कि F फीमेल है, डॉटर इन लॉ होंगी मतलब ये फीमेल होंगी, तब तो डॉटर इन लॉ होंगी। और अगर ये फीमेल है इसका मतलब H क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। और F डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ का मतलब बहू है, किसकी बहू है, G की, यानी कि G जो है यहाँ पे G H के पेरेंट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे आप बताइए, G कौन हो जाएंगे, H के पेरेंट हो जाएंगे क्या, H के पेरेंट हो जाएंगे, तभी तो F डॉटर इन लॉ हो जाएंगी G की। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही, आगे बढ़िए। देखिए तो H इज मैरिड टू F, ये बात सही था, H की शादी F से हुई थी, और F जो है डॉटर इन लॉ है, किसकी डॉटर इन लॉ है, G की डॉटर इन लॉ है। अभी मुझे G के बारे में नहीं पता चला कि G का जेंडर क्या है, G H का फादर है कि मदर है, अभी तक G के बारे में कुछ नहीं पता चला। आगे चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे से कुछ क्लू आपको मिल सकता है, ठीक है। देखिए आगे अगर देखेंगे तो लिखा है E इज ग्रैंड मदर ऑफ C, E क्या है, ग्रैंड मदर है, किसकी ग्रैंड मदर है बच्चे, C की ग्रैंड मदर है, E इज ग्रैंड मदर ऑफ C, ठीक है यहां तक। आगे क्या लिखा है, B इज ग्रैंड डॉटर ऑफ G, B क्या है यहाँ पे, ग्रैंड डॉटर है, किसकी ग्रैंड डॉटर है यहाँ पे, G की, B इज ग्रैंड डॉटर ऑफ G। अब एक चीज बताओ मुझे, G यहाँ पे है, G यहाँ पे है और B इसकी ग्रैंड डॉटर है, तो हम क्या करेंगे, एक पॉसिबिलिटी ले सकते हो ना, मिनिमम पॉसिबिलिटी जो क्या दिखाई दे रहा है आपको, पॉसिबिलिटी हम बाद में चेक करेंगे, पहले जो मिनिमम आपको दिखाई दे रहा है ना पॉसिबिलिटी, वो रख के देखो। आप देख रहे हो ना, मिनिमम पॉसिबिलिटी यूज कर रहे हो और क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहा है। वही अगर हम सोचते रह जाते कि ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, तो आप वहीं में फंसे रह जाएंगे। इसलिए पहले जो समझ में आ रहा है रख के देख लीजिए आप। तो उसने बोला क्या था यहाँ पे कि E इज ग्रैंड मदर, सॉरी कहां गया, B इज ग्रैंड डॉटर ऑफ G, B ग्रैंड डॉटर है G का, तो यहाँ पे B को हमने रख दिया, B कौन हो गया, ग्रैंड डॉटर, B कौन है, ग्रैंड डॉटर है किसकी, G की, B इज ग्रैंड डॉटर ऑफ G। उसके बाद अगर देखोगे तो लिखा है B इज सिस्टर इन लॉ ऑफ K, B सिस्टर इन लॉ है किसकी, K की, B इज सिस्टर इन लॉ, किसकी सिस्टर इन लॉ है, K की सिस्टर इन लॉ है। तो मुझे एक चीज बताइए, हमें यह भी ध्यान में रखना है कि फैमिली में 3 कपल भी बनाने हैं और 3 जनरेशन भी बनाने हैं, ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। बी सिस्टर इन लॉ है, किसकी सिस्टर इन लॉ है, के की, तो मैं यहाँ पे एक ऐसे सोच सकता हूं क्या कि बी के जो हस्बैंड होंगे, बी के जो हस्बैंड होंगे, बी अगर सिस्टर इन लॉ है के की, यानी कि बी के जो हस्बैंड होंगे उसकी सिस्टर हो जाएंगी के, ऐसा मैं सोच सकता हूं। अगर बी सिस्टर इन लॉ है के की, यानी कि बी के हस्बैंड के सिस्टर होंगी के, तो बी सिस्टर इन लॉ हो गई के की। आप बोलेंगे हाँ सर ऐसा तो हो सकता है, मैंने बोला ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा है, F हैज ओनली वन सन, क्या बोला उसने, F हैज ओनली वन सन। अरे अगर F के पास केवल एक ही सन है, F के पास केवल एक ही सन है, तो मैं इसको ओनली सन बना सकता हूं क्या, आप बोलेंगे हाँ ऐसा हो सकता है। F के पास ओनली सन कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे हमने कौन सा छोड़ दिया था, आप बोलेंगे कि सर हमने छोड़ दिया था कि E इज ग्रैंड मदर ऑफ C, E कौन है, ग्रैंड मदर है, किसका ग्रैंड मदर है, C का, E ग्रैंड मदर है C का। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि हम C को यहां पे रख देते हैं, और C को अगर आप यहां पे रख दोगे तो E ग्रैंड मदर, यानी कि E कहां पे आ जाएगा, यहां पे, और अगर E ग्रैंड मदर है तो ये फीमेल हो गई, तो यहाँ पे G कौन हो जाएगा, मेल हो जाएगा। आपने बोला सर बिल्कुल सही, और ये तो बैठ गया यहाँ पे, और ये बैठ गया तो आगे जा करके इधर उधर तिकरमबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चाहे तो एक बार आप इसको वेरीफाई कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए पूरा का पूरा, और देखिए उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ोगे तो 7 पर्सन्स ऑफ 3 जनरेशन, 3 जनरेशन की बात हो रही है, 2 4 6 7 लोगों की भी बात हो रही है यहाँ पे। देयर आर 3 मैरिड कपल्स, 3 मैरिड कपल भी हमें दिख गए जो हमने ट्री बनाया। H इज मैरिड टू F, H की शादी F से हो रही है, और F जो है डॉटर इन लॉ है किसकी, G की, F डॉटर इन लॉ हो गई G की, ये बात सही है बिल्कुल। E इज ग्रैंड मदर ऑफ C, E जो है ग्रैंड मदर है, किसकी ग्रैंड मदर है, C की ग्रैंड मदर है ना, देखो ना यहाँ पे ये C के पेरेंट है और इसके क्या है यहाँ पे, वो मदर है, तो क्या हो गई है ना वहां पे वो मदर, यस। तो E इज ग्रैंड मदर ऑफ C, ये भी सही है।
बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, यहाँ पे बी देखो ग्रैंड डॉटर है जी की, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ के, बी जो है सिस्टर इन लॉ है के, ये भी सही है। और एफ हैज ओनली वन सन, बी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ के, तो ये भी सही है। और एफ हैज ओनली वन सन, कौन? सी। अच्छा, के को मैंने फीमेल कैसे बना दिया, दिया था क्या यहाँ पे? बी इज ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, अच्छा हाँ, उसने बोला था ना एफ हैज ओनली सन, अगर एफ हैज ओनली सन है, एफ हैज ओनली सन है, तो इसके जितने भी होंगे वो क्या होंगे? डॉटर ही होंगे। तो यहाँ पे के क्या हो जाएंगे? डॉटर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एफ के पास बोला था ओनली सन है, तो अगर एफ के पास ओनली सन है तो इसके जितने भी सिबलिंग होंगे वो सब क्या हो जाएंगे बच्चे आपके? मतलब इनके क्या हो जाएंगे? डॉटर ही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ। ई के बारे में बोला गया था, ई कैसे रिलेटेड है किससे? एफ से। अब बताओ यहाँ पे ई यहाँ पे है और एफ यहाँ पे, और ई का पूछा जा रहा है ई कैसे रिलेटेड है एफ से, तो आप क्या बोलिएगा बच्चे? मदर इन लॉ। हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ, तो ई क्या हो गई? मदर इन लॉ। आप बोलेंगे सर कैसे? अरे भाई आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये एच की शादी हुई है एफ से, एच कौन है? हस्बैंड है, और ये हस्बैंड के मम्मी पापा है, तो वाइफ के लिए उसके मम्मी पापा फादर इन लॉ और मदर इन लॉ ही तो हो गए, और ई का बोला गया तो ई कौन है? मदर इन लॉ है। आगे देखिए, अच्छा इसको पहले कॉपी कर लेते हैं यहां से। देखिए, इफ एल इज द ब्रदर ऑफ एफ, उसने क्या बोला कि अगर एल ब्रदर हो जाए, देखो ये अलग से एडिशनल क्वेश्चन दिया है कि अगर एल ब्रदर हो जाए, अगर एल क्या हो जाए? ब्रदर हो जाए। इफ एल इज द ब्रदर ऑफ एफ देन हाउ इज सी रिलेटेड टू एल, तो सी कैसे रिलेटेड है एल से? सी क्या लगेगा एल का? तो सी क्या लगेगा? इसकी सिस्टर का सन है तो नेफ्यू लगेगा। आप क्या बोलोगे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसने बोला इफ टी इज द वाइफ ऑफ एल, क्या बोला गया है बच्चे? अगर टी वाइफ है, अगर टी वाइफ है, किसकी वाइफ है? एल की। इफ टी इज द वाइफ ऑफ एल, अच्छा सॉरी ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया क्या? 7 से 8, अच्छा हाँ 7 to 8 था, ये अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, अलग है, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, नाइन टू 11। चलिए बच्चे क्या दिया हुआ यहां पे? ये क्वेश्चन आप खुद से करके दिखाएंगे क्या मुझे? ये मैं होमवर्क दे दूं आपको, ये क्वेश्चन आप सभी लोग करेंगे क्या? बोलिए। 9 to 11, उसके बाद तो मैंने करवा ही दिया था। क्या ये क्वेश्चन आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखाइएगा? चलिए तो बच्चे ये क्वेश्चन मैं आपका होमवर्क दे देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 9 to 11 ये क्वेश्चन है, फिर उसके बाद ये 10 स्क्रीनशॉट लेते जाइए, और ये रहा आपका 11। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, ये सॉल्व करिएगा, इसी से रिलेटेड है, ट्री बना लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद मुझे इसके आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन मतलब क्या आंसर आया। और साथ ही साथ फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि ब्लड रिलेशन का पार्ट आगे कंटिन्यू करना चाहते हो क्या, क्योंकि बेसिक चीजें अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आपको दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, है ना। जीरो लेवल से तो मैंने नहीं बताया है, आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, इसलिए वैसे बच्चे जो जीरो लेवल से अगर सोच रहे होंगे तो यहाँ पे उनको दिक्कत हो सकती है अभी के आज के सेशन में। बाकी आप लोगों को कैसा लगा, जो बच्चे पढ़े हैं उनको चीजें समझ में आई कि नहीं है, मुझे फीडबैक दीजिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं किसी और सेशन के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको ये सारे के सारे पीडीएफ आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।